हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में हमने अपने ब्लड का क्लासिफिकेशन समझा था। ठीक है भाई, रुधिर का वर्गीकरण के बारे में बात की थी, आप सभी को पता है ना। रुधिर के वर्गीकरण को मैं एक बार और आपको समझा दूँ थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार सुनिए, 2-4 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये आपका ब्लड होता है, रुधिर। इस रुधिर के दो भाग होते हैं, आपको पता ही है। एक भाग होता है कौन सा? प्लाज्मा, और एक भाग होता है रुधिर कणिका। ठीक है भाई, इतने दो भाग थे। जो आपका प्लाज्मा है वो तो है 55% में, और जो आपका कणिका वाला पार्ट होता है वो होता है 45% में। ठीक है भाई, है ना। जो आपका रुधिर है प्लाज्मा और कणिका में बटा हुआ है। प्लाज्मा में तो है 55% में, और कणिका होती है 45% में। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन कि भाई आपके रक्त का ठोस भाग कौन सा है और तरल भाग कौन सा है, तो आपके बहुत सिंपल से आंसर हो जाएंगे कि सर जो ठोस भाग है ना वो तो कौन है, बोलिए वो तो कौन है? ठोस भाग तो है आपके रक्त कण का, और तरल भाग कौन सा होता है? आपकी प्लाज्मा। ठीक है, ये तरल भाग है और वो ठोस भाग है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। लिसन टू मी, ये जो आपका प्लाज्मा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये प्लाज्मा पीले रंग का तरल होता है, पीले रंग का, है ना। और इसमें क्या होता है भाई, इस प्लाज्मा में एक तो होता है आपका जल। क्या होता है बोलिए? जल। एक होते हैं आपके इंपॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ, चलिए साहब कार्बनिक पदार्थ, और एक होता है आपके अकार्बनिक पदार्थ, है ना। तो एक तो जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा में। तो जो जल होता है ना वो 90 से 92% होता है। बोलिए कितना होता है? 90 से 92%। अब ये जो आपके इम्पॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थ में आपकी 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, एक प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, और एक प्रोटीन है आपकी फाइब्रिनोजन। ठीक है भाई, ये 3 प्रोटीन होती हैं कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और इसमें अकार्बनिक पदार्थ की मैं बात करूं तो आपके सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो प्लाज्मा के बारे में कल हमने डिटेल से अध्ययन किया था कि प्लाज्मा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, कि इसमें 90 से 92 क्या होता है? जल होता है। 90 से 92% आपकी प्लाज्मा में क्या है भाई? जल प्रेजेंट होता है। और इसके कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिनोजन है। तो एल्ब्यूमिन का क्या काम होता था? एल्ब्यूमिन का काम होता था परासरणी संतुलन का परासरण सांद्रता को या परासरण संतुलन बनाना। ग्लोब्यूलिन का क्या काम था? प्रतिरक्षी प्रदान करना। और फाइब्रिनोजन का क्या काम था? रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करना। ठीक है, और यदि रुधिर का थक्का जम जाता है तो थक्का जमने के बाद जो प्लाज्मा बचती है ना, उस प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? बोलिए, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। तो आपके सीरम में कौन सा पदार्थ मोस्टली पाया जाता है? आप बोलेंगे सर हमारे सीरम में केवल और केवल क्या पाई जाती हैं? प्रतिरक्षी अणु यानी कि ग्लोब्यूलिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, और इसी का उपयोग हम अपने इंजेक्शन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये कुछ अकार्बनिक पदार्थ हैं जो बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प करते हैं। चलिए, उसके बाद हमने कणिका की बात की। तो रक्त कणिका आप सभी को पता है ये कितने प्रकार की होती हैं? बोलिए, 3 प्रकार की होती हैं। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं भाई, होती नहीं होती? बोलिए। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स का तो कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ना, इसको आपने 2 भागों में डिवाइड कर रखा था। एक तो था
ग्रेन्युलोसाइट्स और एक है एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स, इनके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आपके पास न्यूट्रोफिल है, दूसरी आपके पास इओसिनोफिल है और तीसरी आपके पास होती है बेसोफिल। कौन होती है? बेसोफिल। और वहीं मैं एग्रेनुलोसाइट की बात करूं तो इसमें भी 2, एक आपकी कौन? मोनोसाइट और एक आपकी कौन? लिम्फोसाइट। ठीक है, ये प्रेजेंट होती हैं भाई। तो इस प्रकार हमारे ब्लड का एक क्या था? क्लासिफिकेशन था। तो आप सभी बच्चों पे ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है ना वो आना चाहिए भाई, सभी बच्चों पे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है भाई, सभी बच्चों का? ठीक है, चलिए तो अब आगे की बात करें। इससे थोड़ा सही साफ हो जाता है। अब आप हेडिंग लगाइए प्लाज्मा। ठीक है, हेडिंग लगाइए प्लाज्मा। क्या लगानी है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में पॉइंट के बारे में लिखना है अपने को केवल, बस है। हालांकि हम उस क्लासिफिकेशन से ही समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। लिखिए, लिखते हुए चलिए, मैं बोल रहा हूं। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% कार्बनिक पदार्थ। लिखते हो चलिए, प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% कार्बनिक पदार्थ व शेष भाग में अकार्बनिक पदार्थ, शेष भाग में अकार्बनिक पदार्थ। अब अकार्बनिक पदार्थ लिखा है ना आपने, तो उस अकार्बनिक पदार्थ के आगे ब्रैकेट में लिखना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन आदि, है ना? लिख लीजिए। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% कार्बनिक पदार्थ व शेष बचे भाग में अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनका नाम लिख के होते हैं। लिख लिया इतना? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए एल्ब्यूमिन परासरणी संतुलन बनाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम को बनाता है ना ग्लोब्यूलिन, है ना। नेक्स्ट, फाइब्रिनोजन सक्रिय होकर, फाइब्रिनोजन सक्रिय होकर रुधिर स्कंदन करता है या हेल्प करता है रुधिर का थक्का जमाने में। कौन? फाइब्रिनोजन। ठीक है भाई, लिख लीजिए। एल्ब्यूमिन परासरणी संतुलन करता है, ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और जो तीसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, हालांकि प्रोथ्रोम्बिन भी होती है पर एनसीईआरटी ने ये तीन ही मेंशन किए हैं, तो आपको तीन ही लिखने हैं केवल। ठीक है, फाइब्रिनोजन सक्रिय होकर रुधिर स्कंदन करता है या रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एक नोट लगा के लिखिए। नोट, ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को, चौक थोड़ा गील वो हो रहा है, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम, अंडरलाइन करना सीरम को, फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, ऐसे लिख लेना। ठीक है, प्रतिरक्षी होते हैं। तो ये प्लाज्मा के बारे में नोट्स हैं, कार्य इसके आपके समझ में आ जाएंगे। ये देखो, रुधिर में हेल्प करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा, ये कार्य भी हो जाएंगे। ठीक है, आदान प्रदान करता है भाई, इसके माध्यम से तो आदान प्रदान होगा, क्योंकि तरल भाग कौन है? अरे तरल भाग तो प्लाज्मा ही है ना। तो जो ब्लड सेल्स होती है ना, रक्त कणिकाएं, उनका आदान प्रदान भी यही कराता है भाई प्लाज्मा, इसके साथ ही घूमते हैं वो। ठीक है, चलिए तो ये अपनी बात हो गई प्लाज्मा की। अब आप हेडिंग लगाएंगे रुधिर कणिका। देखो रुधिर के दो पार्ट थे, एक था प्लाज्मा और एक थी रुधिर कणिका। तो आप हेडिंग लगा लीजिए रुधिर कणिका, जिसको आप बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं भाई कणिका को। कणिका को कॉर्पस्कल्स बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, रक्त कणिका या रुधिर कणिका लिखिए इसमें। प्लाज्मा में ना, आप जो प्लाज्मा है ना, उसमें आप 55% और लिख लेना कि ये टोटल रक्त का 55% होता है, ऐसे ना, वो आप याद रख लेंगे। इसमें लिखिए रुधिर कणिका, रुधिर कणिका कुल रक्त का 45% होती हैं। 45% होती हैं, और इनकी प्रतिशतता को जो इसकी परसेंटेज होती है ना, उसका एक मेडिकल नाम है, और वो नाम है हीमेटोक्रिट। क्या है? हीमेटोक्रिट। इनकी प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं, हीमेटोक्रिट कहते हैं। चलिए लिख लिया इतना। अब आइए अपने काम की बात पर, और आप नंबर 1 करके हेडिंग लगाएंगे लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका ब्रैकेट में आप लिखेंगे आरबीसी। क्या लिखेंगे? आरबीसी।
अब इसके पॉइंट आपको नोट से उतारने पहले, क्योंकि इसके अब ऐसा इसका कोई कंसेप्ट तो है नहीं, तो पहले इसके नोट्स निकाल के मैं लिखाऊंगा आपको साथ साथ लिखना है, फिर मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। लाल रक्त कण का यानी कि आरबीसी, इसके बारे में हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में अब हम जिक्र करेंगे। तो एरो लगा के अब लिखते हुए चलना, ठीक है। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट, वयस्क में इसकी संख्या, मैं एक दोनों का एवरेज लिख देता हूँ, 4.5 टू 5.5 मिलियन है ना, पर MMQ। अब आप लिख लीजिए, मैं इसको समझा दूंगा। संख्या 4.5 टू 5.5 मिलियन पर MMQ होती है, और आप ब्रैकेट में लिखना ऐसे, 1 MMQ बराबर 0.001 ml। यहाँ तक दिख रहा है आपको बोर्ड? ये 1 MMQ का मान मैंने बता दिया है, ठीक है, दिख रहा है। एक बार पॉइंट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आरबीसी, आपको पूरी नॉलेज इसके बारे में मिलेगी कि क्या होती है आरबीसी। इसकी संख्या 4.5 है ना मिलियन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत, प्लीहा, थाइमस से होता है, जबकि वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा, अंडरलाइन करना लाल अस्थि मज्जा को, जिसको आप कहते हैं रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, तथा इसका विघटन प्लीहा, जिसको आप कहते हैं स्प्लीन, इसका विघटन प्लीहा में होता है। अतः इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अतः इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आकृति
बाई कॉनकेव, या फिर मैं इसको हिंदी नाम लिख दूंगा ना ब्रैकेट में, चलो बाई कॉनकेव लिख दिया ना, कोई बात नहीं है। अब चलिए बाई कॉनकेव भी रहने दो आप इसको, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अवतल, अवतल लेंस, ठीक है भाई, अवतल लेंस, ठीक है। इसकी आकृति बाई कॉनकेव अवतल लेंस जैसी होती है तथा इसका व्यास 7 से 8 म्यू एम, म्यू का चिन्ह है ना, 7 से 8 म्यू एम होता है, ठीक है। आकृति हो गई, इसका व्यास हो गया ना। इसकी आकृति बाई कॉनकेव जैसी होती है तथा इसका व्यास जो है वो 7 से 8 म्यू एम होता है। चलिए और कंटिन्यू लिख देना, इसमें केंद्रक, कौमा, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ब्रैकेट में आप लिखना ऊंट व लामा में उपस्थित, ऊंट व लामा में उपस्थित। संख्या हो गई इसकी, आकृति वगैरह हो गई है ना, व्यास इसका हो गया, निर्माण इसका मैंने करा दिया आपको, संख्या ना, जीवन काल इसका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी निर्माण की क्रिया एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। इसका निर्माण हेपेटोपोइटिक ऊतक से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से होता है। हेपेटोपोइटिक को अंडरलाइन करना, एरिथ्रोपोइटिन को अंडरलाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, इसमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी मात्रा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और ब्रैकेट में लिखना 1 डेसीलीटर बराबर 100 ml। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिसकी मात्रा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिख रहा होगा वैसे। नोट कीजिए इसको पूरे को। लिखिए फटाफट है। मोस्टली यही आपके आरबीसी के पॉइंट हैं। बाकी जो कुछ और पॉइंट है ना उनको मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। मोस्ट पॉइंट अपने यहाँ पर अपने मेंशन कर दिए हैं। नाम हो गया, नोट करते हुए चलिए आप।
संख्या इसकी हो गई, निर्माण हो गया, है ना। आकृति हो गई, व्यास हो गया, अभाव हो गया, है ना। एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी, निर्माण हेपेटोटो, सही है। हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा केवल, है ना, उनका लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिखिए फटाफट इसको। लिख लिया होगा सभी ने ना। चलिए अब सुनो जरा ध्यान से, एक एक पॉइंट को आपको समझना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें मैं आपको डायग्राम, आवश्यकता पड़ने पर डायग्राम वगैरह बना के भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए तो भाई सबसे पहले हम जानते हैं अपनी आरबीसी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानते हैं? आरबीसी के बारे में। और सुनिए, तो एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलना भाई। आरबीसी क्या है? पहला पॉइंट, जो आरबीसी होती है ना उसको आप रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे। सुनना जरा ध्यान से, अंतर है यहाँ पे। यदि आप इसको लाल रक्त कोशिका बोल रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे रेड ब्लड सेल। यदि आप इसको लाल रक्त कणिका बोल के चल रहे हैं ना तो कणिका को आप सेल नहीं कहते, आप उसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। तो जैसे यहाँ पे मैंने लाल रक्त कणिका लिखा है ना, तो इसको मैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल के चलूंगा। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए अब ये क्या क्या पॉइंट है। पहला क्वेश्चन कि हम आरबीसी का एक दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक नेम, जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं भाई? एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं। पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वयस्क की यदि मैं बात करूं, एक वयस्क की यदि मैं बात करूं, चाहे वो मेल हो चाहे, हालांकि फीमेल में इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, लेकिन वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि महिला में कितनी संख्या और क्या है ऐसे, ठीक है। तो सुनिए, वयस्क में आरबीसी की जो संख्या होती है ना वो 45 लाख से 55 लाख पर MMQ। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को आपको समझना है क्या होता है ये मैंने 4.5 से 5.5 मिलियन लिखा हुआ है ना। मिलियन आप जानते हैं, मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक है। तो ये 45 से 55 लाख कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो 45 से 55 लाख आरबीसी 1 MMQ में प्रेजेंट होती हैं। अब ये MMQ क्या है? प्रति घन मीटर, घन मिलीमीटर इसको बोलते हैं, प्रति घन मिलीमीटर। अब इसका मतलब क्या है 1 MMQ का? तो सुनिए, सुनिए भाई, 1 ml रक्त, 1 ml रक्त होता है ना, 1 ml, उसका 1000वां भाग, कौन सा भाग? 1000वां भाग, 1 ml का 1000वां भाग 1 MMQ होता है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है? 1000 MMQ मिलकर, 1000 MMQ मिलकर केवल 1 ml बनाते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना, 1 MMQ बराबर 0.001 ml, 0.001 ml, यानी कि इसका 1000वां भाग होता है। कितना होता है बोलिए? 1000वां भाग होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए, ठीक है।
1,000वां भाग होता है भाई 1 mmQ, 1 ml का। तो अब सोचो, अरे आपके शरीर में तो लगभग 5200 ml रक्त है, 5200 ml, और 1 ml में पता है, सुनिए 5200 ml रक्त है ना, तो 1 ml में कितनी रक्त कोशिका होंगी आरबीसी? 55 लाख गुणा 1000 कीजिए, 55 लाख गुणा 1000, जो मान आएगा ना वो तो केवल आपके 1 ml रक्त में आएगा मान, और जो मान आए उसका आप 5200 से गुणा कीजिए। इतनी आरबीसी होती है आपकी बॉडी में। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस लाइन का आप मतलब समझ गए। 1 mmQ का मतलब क्या है कि ये क्यों mmQ देता है, क्योंकि 1 mmQ बराबर होता है 1 ml का 1000वां भाग। ठीक है, तो इतने ml में इतनी संख्या होती है आरबीसी की। समझ गए इस पॉइंट को? आगे चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भ्रूणीय अवस्था में, अच्छा यहाँ भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन, एक ज़्यादा मैं यदि आपको डीपली ले चलूँ तो सुनिए क्या होता है। जब युग्मनज से भ्रूण बनता है, ठीक है, तो युग्मनज में भ्रूण बनता है ना, तो उसमें 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। उनमें एक है पीतक कोष, जिसको आप योग सैक के नाम से जानते हैं। योग सैक, ये भ्रूण की झिल्ली है, योग सैक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो आरबीसी या रक्त बनता है ना, उसको बनाता है योग सैक, और जो रक्त का निर्माण योग सैक करता है ना, उस आरबीसी में केंद्रक होता है इमैच्योर। ठीक है, फिर वो बाद में नष्ट हो जाता है। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ज़्यादा डीपली नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे ये योग सैक बनाता है सबसे पहले, लेकिन मेनली भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि जब भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय जो उसका आरबीसी या पूरे रक्त का जो निर्माण होता है वो 3 अंगों से होता है। एक यकृत से होता है, एक प्लीहा से होता है, और एक थाइमस नाम की ग्रंथि से होता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, 10th क्लास में भी आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि भ्रूणीय अवस्था में तो रक्त का निर्माण किससे होता है? यकृत से, प्लीहा से और थाइमस से। लेकिन जैसे ही इसका जन्म हो जाता है ना, जन्म जब हो जाता है तो इसके अंदर अब रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। किसमें होता है बोलिए? लाल अस्थि मज्जा में। अब आप लाल अस्थि मज्जा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, ठीक है, आपने केवल इसका नाम सुना है लाल अस्थि मज्जा का। अभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। मैं एक बार देख लूं मैं इसका डायग्राम कहाँ बनाऊं, थोड़ा बोर्ड को मैं एडजस्ट कर दूं, है ना, इस साइड में हो जाएगा। सुनिए अभी, चलिए ये मैंने बोर्ड को एडजस्ट कर दिया है भाई, ताकि आपको यहाँ पर मैं डायग्राम बना के इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। मेरे कलरफुल चौक कहाँ गए भाई? मेरे कलरफुल चौक आ जाओ, अब आपकी ज़रूरत है मुझे। ठीक है, सुनिए भाई, देखो पॉइंट को समझना, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो यार बायोलॉजी पढ़ने का मजा ही नहीं है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो भाई है ना, पढ़ने का ही मजा है इसमें। सुनिए ये पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट पढ़ो पहले। पॉइंट कहता है कि जब भी कोई छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि पूरे रक्त का निर्माण कौन कर रहा है? बोलो। आप बोलेंगे सर यकृत करता है, प्लीहा से भी होता है और थाइमस से भी होता है। समझ गए? ये तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। लेकिन जब इसका जन्म हो जाता है ना, तो जन्म होने के बाद इस वयस्क अवस्था में तो जो ब्लड बनता है वो हमारी लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो से बनता है। अब एक पॉइंट को क्लियर करना, सुनिए। अरे समझो वही बात है।
लालाओ समझो छोराओ, देखिए यह आपको एक बोन दिखाई दे रही है, हड्डी सब बच्चों को दिखाई दे रही है, बोलिए, है ना, ये हड्डी है, हड्डी है ना। इस बोन में पता है क्या होता है, आप ध्यान से सुनना, ये बोन है अस्थि जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये जो बोन है ना, इसमें बिल्कुल सेंटर पार्ट में जो है, ये सेंटर पार्ट, इसमें एक खाली स्थान होता है, ठीक है, और इस खाली स्थान में ऐसे ये कोमल सा पदार्थ भरा हुआ होता है, आपको दिख रहा है। और बोलिए ये कैसे रंग का है, आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल पीले रंग का है। कैसे रंग का है, पीले रंग का। मेरा रेड कलर का चौक नहीं मिल रहा मुझे, चलिए रेड का नहीं है भाई, है ना, आप इससे काम चला लेना, कोई बात नहीं है। सुनिए एक बार और थोड़ी सी ट्राई कर लूँ मैं, है ना, उससे क्या डिफरेंट हो जाता है ना, तब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है अच्छे से। नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं। चलिए सुनिए भाई, ध्यान से सुनना, अपने पॉइंट को, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है ना। यह एक अस्थि हड्डी है, तो इस हड्डी के बिल्कुल बीचों बीच में एक कोमल स्थान होता है, सॉफ्ट, है ना, और जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है। और इसके शीर्ष भाग पर, ये इसके शीर्ष भाग है ना, इन शीर्ष भागों पर कुछ छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं, है ना, ये छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं इनके शीर्ष भाग पे। आप देख पा रहे हैं इन अस्थियों के जो सिरे है ना, सिरे यहाँ पे ये हड्डी है, इस हड्डी के सिरे पे है आपके छिद्र से दिखाई दे रहे हैं, है ना, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, और बीचों बीच में आपको एक पीले रंग की कैविटी सी दिखाई दे रही है ना। तो सुनिए, जो पीले रंग की कैविटी है ना, इसको तो आप बोलते हैं येलो बोन मैरो, यानी कि पीली अस्थि मज्जा। कौन सी अस्थि मज्जा, बोलिए, पीली अस्थि मज्जा। अरे आपकी जो अस्थि मज्जा है ना, वो दो प्रकार की होती है। अरे अस्थि माने क्या है, हड्डी, मज्जा माने एक गुहा, ये मतलब सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। तो सुनिए, बिल्कुल बीचों बीच में तो होती है पीली अस्थि मज्जा, है ना, और जो अस्थियों के किनारे होते हैं, किनारे या शीर्ष भाग, वहाँ कुछ ऐसे छिद्र छिद्र से पाए जाते हैं। इस छिद्र छिद्र वाली जो संरचना है ना, ये रेड कलर की होती है, और इसको बोलते हैं आप लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं भाई, लाल अस्थि मज्जा। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है अभी थोड़ा सा, कि मैंने क्या कहा कि वयस्क अवस्था में जो ब्लड बनता है वो रेड बोन मैरो में बनता है। अब हमें पता होना चाहिए कि रेड बोन मैरो है क्या चीज़ और कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सुनिए, हमारी बॉडी में जो लंबी हड्डियाँ हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो अस्थि चौड़ी होती है और जो लंबी भी होती है, मतलब चौड़ी और लंबी जो अस्थियां हैं उनमें हमारी अस्थि मज्जा पाई जाती है। प्रत्येक हड्डी में अस्थि मज्जा नहीं होती, समझ रहे हैं। जैसे अपनी ये ह्यूमरस है, अपने हाथ की है, अपने पैर की जांग वाली है ना, अपने कपाल की, अपनी ये रिब्स पसली वगैरह है, तो इनमें अस्थि मज्जा प्रेजेंट होती है, समझ रहे ना। तो अस्थि मज्जा दो प्रकार की, एक तो होती है पीली अस्थि मज्जा और एक होती है लाल अस्थि मज्जा। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे प्रेजेंट है आपकी हड्डी में। बिल्कुल जैसे मैं इस हड्डी को मानूं ना, इस हड्डी को मानूं, तो मेरे इस हड्डी के सेंटर में तो है पीली अस्थि मज्जा, और इस किनारे पे और इस किनारे पे है लाल अस्थि मज्जा। अब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। तो सुनिए क्या है, जो ये लाल अस्थि मज्जा होती है ना, यहाँ पर जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, छिद्र, इन छिद्रों को आप बोलते हैं हेपेटोपोइटिक ऊतक। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी आरबीसी है ना, आरबीसी, वो केवल हेपेटोपोइटिक ऊतक से बनती हैं। कौन से ऊतक से? हेपेटोपोइटिक ऊतक से। आपको आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। तो ये जो छिद्र है ना, इनको हम हेपेटोपोइटिक ऊतक बोलते हैं। टोटल तो लाल अस्थि मज्जा है, लेकिन इसका नाम स्पेशल हेपेटोपोइटिक ऊतक है। और यहाँ से आपके आरबीसी
WBC, प्लेटलेट्स, तीनों का क्या होता है, निर्माण होता है, तीनों का निर्माण होगा। ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं आई? ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे, सर फिर इस पीली अस्थि मज्जा का क्या काम है? तो ये जो पीली अस्थि मज्जा है ना, वो आपके लिए फैट का स्टोरेज करती है, वसा का संग्रहण करती है। ठीक है, और अपनी हड्डियों को थोड़ा सा मजबूत बना देती है। समझ में आ गई बात? तो ये होती है पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। इस डायग्राम को भी आप बना लेना, लेकिन पीछे बनाना है, अभी नहीं बनाना है। तो बोलिए, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर है कि नहीं? पूरा कंसेप्ट सहित क्लियर है ना? अरे याद तो हम इसको कर ही लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हमें बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं रटनी है। साइंस है, प्रत्येक का कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भ्रूणीय अवस्था में तो इसका निर्माण यकृत, प्लीहा और थाइमस में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में इसका निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। बोलिए किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। क्लियर पॉइंट? आगे चलें। अब सुनिए, इसका जो जीवन काल है, इसका ऑथेंटिक डेटा है, आपको और कोई डेटा नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स और WBC के जो जीवन काल है ना, वो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन RBC का जीवन काल हर बुक में आपको 120 दिन का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे लंबा जीवन काल होता है इसका, किसका? RBC का। कितने दिन का है बोलिए? 120 दिन का है। तो 120 दिन जब इसके कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको मरना भी तो पड़ता है। तो ये विघटन होती है, ये नष्ट होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना है, वो क्या याद करना है भाई? कि जब इसका विघटन होता है, नष्ट होती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि RBC का जो विघटन है वो होता है प्लीहा में, जिसको आप कहते हैं स्प्लीन। अब ये स्प्लीन कहाँ होती है? प्लीहा। तो आपका जो स्टमक होता है ना, आमाशय जो होता है, इस आमाशय के जस्ट बैक साइड में ऐसे प्लीहा प्रेजेंट होती है भाई। आमाशय के पास में प्रेजेंट होती है प्लीहा। समझ रहे हैं ना? कुछ बच्चे इसको पित्त की थैली मानते हैं प्लीहा को। जो स्प्लीन है ना, कुछ ऐसे कुछ टीचर्स भी बता देंगे आपको कि भाई जो स्प्लीन है वो गॉल ब्लेडर को कहते हैं ना। जब मैं कंपटीशन क्लास में पढ़ाता था तो मैं उनसे पूछता था, भाई ये स्प्लीन है, आप जानते हैं स्प्लीन के बारे में? बहुत फटाक से बोलते हैं, हाँ सर हमें पता है, गॉल ब्लेडर होता है, पित्ताशय को स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा जैसे ऐसा एक जैसा नाम था। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्प्लीन है वो गॉल ब्लेडर नहीं है, पित्ताशय नहीं है, वो एक अलग संरचना है जो आमाशय के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ रहे? तो आमाशय के पास ये प्रेजेंट होती है प्लीहा, उसमें जाकर आपकी RBC मृत होती हैं। ठीक है, हमारी जो RBC है वो कहाँ पे जाके मरती हैं? स्प्लीन में जाके मरती हैं, और यहीं पर हमारा जो ब्लड है ना वो जमा भी होता है। तो हम इस स्प्लीन को या तो RBC का कब्रिस्तान बोलेंगे या इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। RBC का कब्रिस्तान भी स्प्लीन होता है और ब्लड बैंक के नाम से भी हम स्प्लीन को जानते हैं ना। और इसका विघटन कौन भी करता है? कुप्फर कोशिकाएं भी तो करती हैं आपके यकृत में। सुनिए बात को भाई, कुप्फर कोशिकाओं के बारे में नहीं सुना क्या? कुप्फर कोशिकाएं भी तो इसका विघटन करती थी, है ना। अब मैं इसको एडजस्ट कर दूं बोर्ड को थोड़ा, ताकि आपको प्रत्येक पॉइंट ऑफ क्लियर दिखाई दे जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो विघटन है वो कहाँ हो रहा है बोलिए? प्लीहा में हो रहा है। और इसका विघटन करके कौन? हमारी कुप्फर कोशिकाएं किस में कन्वर्ट कर देती थी इसको? पित्त वर्णक में। याद है ना, आपको पढ़ाया था मैंने कि जो अपना हीमोग्लोबिन होता है उसको ये तोड़ देता है कौन? कुप्फर कोशिकाएं, और उसे कन्वर्ट कर देती है बिलिरुबिन और बिलीवर्डेन नाम के पित्त वर्णक में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बोलिए? तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और जब इसका जीवन काल कंप्लीट हो जाता है तो ये कहाँ पे जाके मृत होती है? स्प्लीन में जाके मृत होती है। तो हम इसे इसका RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसका विघटन कर दिया जाता है और यकृत में इसका कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा इसको तोड़कर बिलिरुबिन और बिलीवर्डेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि RBC की जो आकृति होती है, आकृति वो बाइकॉनकेव होती है, यानी कि अवतल लेंस जैसी होती है। तो आपने पढ़ा होगा अवतल लेंस,
कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है, ठीक है, ऐसी आकृति का होता है अवतल लेंस। तो बिल्कुल ऐसी ही आकृति की आपकी क्या होती है भाई, आरबीसी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि जो स्तनधारी हैं, स्तनधारी केवल उनकी आरबीसी की आकृति ही बाइकॉनकेव होती है, अन्यथा और जीवों की जो आकृति है ना आरबीसी की, वो बिल्कुल राउंड शेप में होती है, बिल्कुल गोल मटोल होती है, ठीक है। केवल स्तनधारियों की आरबीसी की आकृति कैसी है, अवतल लेंस यानी कि बाइकॉनकेव जैसी। अब इसके पीछे भी एक कारण है जो बाइकॉनकेव है ना, तो ये आरबीसी क्या है, इसकी सरफेस है ना वो बहुत बड़ी है ना सरफेस, बोलिए है कि नहीं, है ना सरफेस। तो जो ऑक्सीजन के अणु इसके अंदर जाएंगे ना, ऑक्सीजन के अणु, तो बहुत सारे ऑक्सीजन के अणु इसके अंदर जा सकते हैं ना, अटैच हो सकते हैं ना बहुत सारे। अरे एक बात बताओ मुझे, यदि इसकी आकृति ऐसे गोल होती तो कम ऑक्सीजन के अणु इससे अटैच हो पाते, लेकिन जब इसकी आकृति ऐसी है तो एक सरफेस प्रोवाइड नहीं कर रही है, बड़ी वाली सतह। भाई यदि इसकी आकृति अवतल लेंस जैसी है तो एक सरफेस प्रदान नहीं कर रही है क्या, ये सरफेस माने सतह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के अणु इससे जुड़ जाएं और इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, समझ गए। यदि इसकी आकृति गोल होती तो इसमें आरबीसी के अणु उतने नहीं जा पाते जितने अब जाएंगे, तो ये भी एक अनुकूलता प्रदान करती है। तो कैसी आकृति है इसकी, बाइकॉनकेव होती है, इसका व्यास है 7 से 8 म्यू, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें केंद्रक और देखो मैं आपको बता दूं कि अधूरा ज्ञान हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। अधूरे ज्ञान का मतलब आप जानते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, हम अधिकांश ये पढ़ते हैं, हम अधिकांश क्या पढ़ते हैं कि भाई आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, यही पढ़ते हैं ना कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो ये हम सारे सभी को याद होता है कि साहब आरबीसी तो केंद्रक रहित रे, केंद्रक नहीं होता है उसमें। लेकिन उसने एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, और वो क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें वायवीय श्वसन नहीं होता, ये क्वेश्चन था। अभी आप इसको समझना, मैं आपको बता रहा हूं कि निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें वायवीय श्वसन नहीं होता। अब ये वायवीय श्वसन क्या है सुनिए। वायवीय श्वसन हम बोलते हैं कि यदि आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कंप्लीट रूप से एटीपी और CO2 बना दे तो आप इस प्रक्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। एक बात मुझे बताओ, जो ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, मैंने आपको बताया था ना कि ये कोशिका के कौन से भाग में कंप्लीट होता है, बोलिए, बताया था ना कि कोशिका के कौन से अंगक में ये क्रिया कंप्लीट होती है। तो आप बोलेंगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, बताया था ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, कोशिका का शक्ति गृह है। तो शक्ति गृह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो अपनी जो आरबीसी होती है ना उसमें बहुत सारे अंगक नहीं होते, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जाल का, मतलब 5-6-7 ऑर्गेनेलेस हमारे आरबीसी में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। केंद्रक ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया को तो याद ही रखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन की क्रिया कराता है हमारे लिए, वायवीय श्वसन कराता है। तो एक बात मुझे बताओ, जब आपकी आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या इसमें वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होगी क्या, मतलब ऐसा समीकरण या ये रिएक्शन होगी क्या इसमें? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी कोशिका में वायवीय श्वसन नहीं होता। तो उसमें ऑप्शन में एक आरबीसी भी थी, डब्ल्यूबीसी भी थी, ऐसे जनन कोशिका और कायिक कोशिका। तो इसमें कौन सी कोशिका में नहीं होगा बोलिए? आप बोलेंगे सर
आरबीसी में नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में भी प्लेटलेट केंद्रक वगैरह होते हैं। ठीक है, समझ गए? आई बात समझ में नहीं आई? तो ये पॉइंट क्लियर है कि इसकी आकृति कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है, व्यास इतना होता है, और इसमें क्या किसका अभाव होता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया का। अब इसके पीछे भी एक कारण है कि ये ऑर्गेनेलेस नहीं होने से आरबीसी को क्या फायदा मिलता है। तो सुनिए इसको क्या फायदा मिलता है कि मान लीजिए आपकी आरबीसी में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती, तो बोल दिए हीमोग्लोबिन के जो अणु हैं वो इसमें कम आते ना, कम। अरे हीमोग्लोबिन के अणु की संख्या कम होती ना, इसमें होती ना, लेकिन जब इसमें बहुत सारे अंगक एब्सेंट हैं तो इसमें खाली जगह ज़्यादा होगी ना। तो जितनी इसमें खाली जगह ज़्यादा होगी उतने इसमें क्या भर दिए जाएंगे, हीमोग्लोबिन के अणु आ जाएंगे। तो ये इसको अनुकूलता प्रदान करता है। ऐसे आप लिख लेना, कहीं भी लिखना चाहें तो, एक आरबीसी जो होती है ना, एक आरबीसी उसमें 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। 270 भी मिल जाएगा आपको, 280 भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट बोला मैंने कि आपकी एक आरबीसी में लगभग 280 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं इसमें। समझ में आ गई कितने अणु हैं? और ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने क्या लिखाया है कि ऊंट और लामा जो होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए जितने भी स्तनधारी हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन जो ऊंट है और एक अमेरिका का ऊंट जैसे छोटा सा प्राणी है, अमेरिका मिलता है, उसे बोलते हैं लामा। तो ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये अपवाद रूपी एग्जाम्पल हैं, अपवाद हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब ये कहता है कि आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है, आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे आप कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब ये क्वेश्चन है कि आरबीसी का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो उस घटना का नाम है एरिथ्रोपोइसिस। क्या नाम है, एरिथ्रोपोइसिस। और इसका निर्माण कौन से ऊतक से होता है, हेपेटोपोइटिक ऊतक से। और कौन सा हार्मोन इसके निर्माण में मदद करता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। सुनिए, जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी जिनको आप वृक्क बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, उन किडनियों की कोशिकाओं से एक एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है बोलिए, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है। तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हमारी लाल अस्थि मज्जा के हेपेटोपोइटिक ऊतक के पास जाता है और इनको प्रेरित करता है आरबीसी के निर्माण के लिए। ठीक है, तो ये हार्मोन भूमिका निभाता है आरबीसी निर्माण में। कौन सा, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है कि आरबीसी निर्माण की क्रिया कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। इसका निर्माण होता है हेपेटोपोइटिक ऊतक से, और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की क्या होती है, इसमें भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें जो श्वसन वर्णक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक होता है जिसे आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट है भाई। और अब ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपसे हर साल क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो रक्त में कितनी होती है, एवरेज, सामान्य। तो सामान्य रक्त की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब पर डेसीलीटर का मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आपका जो 100 ml ब्लड है ना, 100 ml ब्लड, उस 100 ml रक्त में लगभग कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये नॉर्मल मान है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो कितना होना चाहिए भाई, हमारे 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे ब्लड में 6-7 ml से 6-7 ग्राम से कम हो जाए तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और फिर हमें रक्त चढ़ाया जाता है ताकि हम अपने हीमोग्लोबिन की क्या कर लें, पूर्ति कर लें। ठीक है भाई, समझ में आई बात नहीं आई?
तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। इसको श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है वो अणु जो हमारे ऑक्सीजन के अणुओं से बंध बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन काम आ जाती है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण में, बदले में CO2, और फिर उस CO2 को पकड़ता है हीमोग्लोबिन, फिर उसको लेके आता है लंग्स में और उसको बाहर निकलवाता है। तो बोलिए हमारी श्वसन प्रक्रिया में मदद कौन सा अणु कर रहा है? हीमोग्लोबिन ही तो कर रहा है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 अणुओं से मिलता है ऑक्सीजन के से, तो हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन का नाम है एक श्वसन वर्णक। क्या नाम है? श्वसन वर्णक, है ना। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बोलिए होता है नहीं होता? एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, लिखिए, आरबीसी की संख्या में वृद्धि पॉलीसाइथेमिया व आरबीसी में कमी एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाती है। इन 2 पॉइंटों को आप ऐड कर लीजिए कि रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और यदि आपकी आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो रही है आपकी बॉडी में तो आप उसको एक टर्म नाम देते हैं पॉलीसाइथेमिया, और यदि आरबीसी में कमी आ रही है तो आप उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इन 2 पॉइंटों को ऐड कर लीजिए आप फटाफट से, लिख लीजिए भाई। आरबीसी की संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी? पॉलीसाइथेमिया। और आरबीसी में यदि कमी हो गई तुम्हारे शरीर में तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो ये 2 टर्म भी आपको याद करने हैं भाई। क्लियर है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा, मैं बोल दिया है, जो लास्ट में आपको नहीं दिख रहा है ना, एरिथ्रोसाइटोपिनिया लिखा हुआ है, ये एरिथ्रोसाइटोपिनिया एडजस्ट कर दूं, ये लीजिए एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब आप इसको डायग्राम को बना लेना है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बनाना है आपको। सुनिए, अब आपको ये डायग्राम भी दिख रहा है, सुनना जरा ध्यान से। तो ये जो टोटल बात है ना, ये पूरी बात अपनी आरबीसी के बारे में, केवल किसके बारे में है? आरबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी के बारे में आपसे ना केवल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लेकिन यदि आपके ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो कोई 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता कि आरबीसी के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये अपनी नॉलेज के लिए हैं, या तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर कंपटीशन एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये है आपकी आरबीसी, और कल के लेक्चर में हम अपनी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बोलो ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है ना, ये प्रत्येक पॉइंट आपको पढ़ना है, लर्न करना है, और इनके बारे में आपको समझना भी है ना। अब आप क्या करेंगे? अब आप अपने ऊपर जहाँ भी जगह है थोड़ा सा इस डायग्राम को आप बना लेंगे जो बोन वाला है, क्योंकि ये आगे पता नहीं मैं कब इसके बारे में बताऊं। ठीक है, तो ये आरबीसी के जितने भी पॉइंट आप इनको पढ़ना, एक एक पॉइंट को पढ़ना, एक एक कंडीशन को पढ़ना, जो भी टर्म है उनको आप पढ़ते हुए चलना, किसका मतलब क्या होता है, कौन क्या है, किसकी कैसी आकृति है, किस में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, ये सारे पॉइंट आपको आरबीसी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये है होती है आपकी कंप्लीट आरबीसी। ठीक है, कितने सारे हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट और नए नए पॉइंट हमने पढ़े, किसका निर्माण क्या है, कौन सा ऊतक बनाता है, कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इसके अंदर।
तो कल हम बात करेंगे अपनी WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। WBC बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, RBC डबल इंटरेस्टिंग है। WBC उसमें और आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और इसका डायग्राम आप बना लेना है ना। ओके।